ठीक, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, सुप्रभात। आरबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आइए, इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का एक नया टॉपिक हम आज क्लियर करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, या अभी तक जितनी भी क्लास आपने की होगी एनवायरनमेंट की, आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। आइए उसी को हम देखते हैं। देखिए लिखा गया भोपाल गैस त्रासदी, बहुत ही कहते नहीं कि बहुत ही पेट क्वेश्चन यहाँ से हमेशा लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और इसके बारे में सब जितने भी बच्चे हैं कंपटीशन क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं, वो इसके बारे में कुछ ना कुछ उनको जानकारी होगी। ठीक है, चाहे इसके वर्ष के बारे में जान रहे होंगे, चाहे इसके तिथि के बारे में जान रहे होंगे, है ना, कौन सी गैस थी उसके बारे में जान रहे होंगे। इस तरह से कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की जानकारी होगी। तो जल्दी सब लोग लाइव आइए, कुछ ना कुछ आपको बताते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, जल्दी सब लोग लाइव आइए, फिर कुछ ना कुछ बता के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए एक मोटिवेशनल स्लोगन आपके लिए सुबह सुबह है, आज 29 जुलाई। मोटिवेशनल स्लोगन देखिए क्या है कि जो मुस्करा रहा है उसे दर्द ने पाला है। जो मुस्करा रहा है उसे दर्द ने पाला है। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला है। जो मुस्करा रहा है उसे दर्द ने पाला है। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला है। बिना घिसे चमक नहीं सकता कोई, बिना घिसे चमक नहीं सकता कोई। जो जलेगा उसी दिए से तो उजाला है। जब तक दिया जलेगा नहीं, उजाला हमको कहाँ मिलने वाला है। तो इस चीज़ को अपने जीवन में सार्थक करिए और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। अब कहा नहीं जाता, जैसे आप अभी देखिए जब कोविड-19 चल रहा था, लोग कह रहे थे स्टे होम, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो उसमें दिया गया था कि आप दुनिया के लिए एक व्यक्ति होंगे, लेकिन अपने घर के लिए पूरी दुनिया है। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए। उसी के ऊपर एक छोटा सा स्लोगन और है, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें। अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। कुछ लोग हाथ की लकीरों को देखकर मान बैठते हैं कि हमारी किस्मत, हमारा सब कुछ यही है। आपको इन लकीरों से आगे बढ़ के आपको देखना है, अपने आप को बहुत आगे ले जाना है। ठीक है, तो आइए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक कहानी लास्ट में आपको कोई ना कोई बताते हैं, मोटिवेशनल कहानी। भोपाल गैस त्रासदी, या इसी को भोपाल गैस कांड के नाम से भी जाना जाता है। उसके पहले हम आपको बता दें, जैसा कि कल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस था। ठीक है, 28 जुलाई को कल विश्व प्रकृति दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस था। आज की बात की जाए तो आज बाघ दिवस है। 29 जुलाई को आज क्या है भैया, बाघ दिवस है। बाघ दिवस के बारे में, बाघ संरक्षण के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर दी है पिछली क्लास में। ठीक है, तो प्रकृति को संरक्षित करने की बात की गई, और कब की गई, 1992 में, 1972 में, जब पहली बार ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन किया जा रहा था, तो उसी समय 2002 से इसकी व्यवस्था की गई। ठीक, तो ये रही अतिरिक्त जानकारी। आइए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दिया गया भोपाल गैस त्रासदी, ये कब हुआ था, स्थान कौन सा था, गैस कौन सी थी, आइए पहले उसको हम जानते हैं। तो तिथि और वर्ष की बात की जाए, ठीक, तिथि और वर्ष की बात की जाए तो तिथि और वर्ष क्या था इसका, 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 को यह कांड हुआ था। स्थान क्या है भैया, देखिए नाम से स्पष्ट है भैया, भोपाल। और भोपाल कहाँ पर है, स्थान कौन सा है, भोपाल। और भोपाल कहाँ पर है, एमपी में। तो एमपी के भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को एक गैस थी। उस गैस का नाम क्या था, उस गैस का नाम है भैया मिक, या MIC के नाम से भी जाना जाता है। MIC का पूरा रूप क्या होता है, सबको पता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, इधर हम लिख रहे हैं मिथाइल
आइसो मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट इस गैस का नाम है। मिग के नाम से भी इसे जाना जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से इसे जाना जाता है। या कहीं के भी साइनाइड लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, साइनाइड भी लिखा रहता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक, अब हो सकता है इसका मालिकुलर फार्मूला हमसे पूछ ले कि इसका मालिकुलर फार्मूला क्या होता है। इसके मालिकुलर फार्मूले की बात की जाए तो फार्मूला होता है CH3NCO। फार्मूला क्या होता है भैया इसका, तो यही कहीं फार्मूला भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक, भोपाल गैस त्रासदी इतना हुआ भैया। फार्मूले की बात की जाए तो ये तो नोट हो गया ना सबका, तिथि वर्ष, जल्दी से सब लोग नोट करिएगा। मालिकुलर फार्मूला है ना भैया, फार्मूले की बात की जाए तो इसका फार्मूला क्या है, देखिए भैया इसका फार्मूला क्या है, CH3NCO, CH3NCO इसका मालिकुलर फार्मूला होता है। बात इतनी क्लियर हुई भैया, जल्दी से नोट करिएगा इसको, CH3NCO। ठीक, मिथाइल आइसोसाइनाइट या साइनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे भैया, अभी तक की भारत में होने वाली, अभी तक की सबसे बड़ी, ठीक, अभी तक की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना के नाम से इसे जाना जाता है। बात समझ रहे हैं ना भाई, अगर हमसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक या गैसीय दुर्घटना कौन सी है, तो यही है सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक भैया, नोट किया सबने, जल्दी से नोट करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए इन चीज़ों को फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब भैया हुआ क्या कि जो एक आंकड़ा आया, उस आंकड़े में मृतकों की संख्या 15,000 से अधिक बताई गई। जब भोपाल गैस त्रासदी हुई भैया, और किधर हो रही थी, भोपाल के दक्षिण पूर्व की तरफ। किधर हुआ था इसका रिसाव भैया, दक्षिण पूर्व दिशा में इसका रिसाव हो रहा था। और जब इसका रिसाव हुआ तो उसमें जो आंकड़ा बताया गया, कहा गया कि मृतकों की संख्या कितनी, 15,000 से अधिक, 15,000 से अधिक किसकी संख्या भैया, मृतकों की संख्या बताई गई, मृतकों की संख्या बताई गई। लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार ने एक आंकड़ा निकाला, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा मृतकों की संख्या 15,000 नहीं है, तो कितनी है मृतकों की संख्या। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा भैया कि मृतकों की संख्या कितनी बताई, 3,787 कितनी बताई। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी बताई थी, तो एमपी सरकार ने कितनी बताई थी भैया, 3,887 कितनी बताई, 3,887, सॉरी 3,787 कितना भैया, एकदम एक्यूरेट मामला है इसका, 3,787 मृतकों की संख्या बताई किसने, एमपी सरकार ने, मृतकों की संख्या। ठीक है, इतना पॉइंट नोट हो गया भैया। अब हमसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका उपयोग कहाँ होता था, जो मिथाइल आइसोसाइनेट है इसका उपयोग किस लिए किया जा रहा था, है क्या ये, तो कीटनाशक के रूप में, है ना। इसका उपयोग कहाँ हो रहा था भैया, अगर हमसे पूछे कि मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग कहाँ होता है, तो कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में। जब इसका रिसाव हुआ था तब इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में चल रहा था, कीटनाशक के रूप में। अभी बता रहे ये कंपनी स्थापित किसने किया था, उसका नाम क्या था, जो कंपनी के अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उनका नाम क्या था। ठीक, इतना पॉइंट नोट करिएगा, नोट करिए इतना पॉइंट, जल्दी से नोट करिए, कमेंट करके बताइए हाँ हो गया, हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, उस समय भैया जो यहाँ का अधिकारी था, इस कंपनी का जो अध्यक्ष था, कंपनी का अध्यक्ष जो था कौन था भैया, अध्यक्ष वारेन एंडरसन। कौन थे, वारेन एंडरसन।
उनकी गिरफ्तारी हुई। इस कांड के बाद वारेस एंडरसन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 3 महीने के बाद ही इसे छोड़ दिया गया और बहुत कम धनराशि लेकर छोड़ दिया गया। कितना भैया? $2100। कितना? हमने कहा कि एंडरसन की गिरफ्तारी तो हुई भैया, अध्यक्ष यही था, कमियां इसी की थी, गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन हमने कहा भैया 3 महीने बाद, है ना, इसकी गिरफ्तारी हुई और 3 महीने बाद बहुत कम धनराशि और कितना भैया? $2100 लेकर इसे छोड़ दिया गया। $2100 भी लिया गया भारत सरकार के द्वारा, लेकर इसे छोड़ दिया गया। ठीक। और एक था कहाँ का भाई? यूएसए का। कहाँ का था ये? यूएसए, कंपनी यूएसए की थी, तो ये भी कहाँ का था? यूएसए का था। ठीक है। अब यूएसए सरकार ने कुछ समय बाद कहा कि इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इसकी मृत्यु नहीं हुई, तो जिंदा है। ठीक है, कि और इसके ऊपर केसेस ना चलें, है ना, अमेरिका सरकार की, यूएसए सरकार की और ज़्यादा बदनामी ना हो, इस तरह से, इसीलिए इसने कहा अमेरिका सरकार ने कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। किसकी? वारेन एंडरसन की। ठीक है, इतनी बात नोट हुई भी है। हमने कहा कि एमपी सरकार ने कितना बताया था? 3787 मृतकों की संख्या। जो आंकड़ा बताया गया 15,000 से अधिक बताया गया मृतकों की संख्या। अब हुआ क्या भैया कि 2006 में, कब? 2006 में सरकार द्वारा दाखिल शपथ पत्र, सरकार ने एक शपथ पत्र दाखिल किया और उसमें ये माना गया, उसने माना सरकार ने कि इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग कितने थे? 5,58,125। कितने लोग थे भैया? तो 2006 के शपथ पत्र में, 2006 के शपथ पत्र में सरकार ने माना, और सरकार ने क्या माना? सरकार ने माना भैया कि इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग थे, कितने थे? 5,58,125 लोग प्रभावित। ठीक है, ये किसने माना भैया? सरकार ने माना। सरकार अभी तक गलत आंकड़ा बता रही थी, मृतकों की संख्या गलत बताती थी, प्रभावित लोगों की संख्या गलत बताती थी। किस लिए? कि जिससे कि जो लोगों में असंतोष की स्थिति ना पैदा हो, दंगा ना होने लगे। कितने लोग मारे गए, सरकार कुछ कर नहीं रही इनके लिए, इसलिए। ठीक है, जो आंशिक रूप से हमसे पूछ सकता भैया कि इससे आंशिक रूप से कितने लोग प्रभावित थे? जिनके ऊपर प्रभाव कम था लेकिन वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित थे, तो 38,478। तो अगर पूछे भैया कि आंशिक प्रभावित कितने थे, आंशिक प्रभावित कितने थे? 38,478 लोग आंशिक रूप से प्रभावित थे। बात यहाँ तक क्लियर हो गई भैया? नोट हो गया सबका यहाँ तक? फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिएगा इसको, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। आज भोपाल गैस त्रासदी ही हम क्लियर करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिएगा। चलिए, अब अगली बात करते भैया यहाँ से। अगला हमसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी और किस नाम से हुई थी? तो इसकी स्थापना भैया 1969 में। अगर बात की जाए कि कंपनी कहाँ की थी, तो हमने कहा यूएसए कंपनी थी, लेकिन जो यूनियन कार्बाइड कंपनी कहाँ की थी? यूएसए की थी। आइए उसकी बात कर लेते हैं। यूनियन कार्बाइड कंपनी कहाँ की थी? यूनियन कार्बाइड। ठीक, ये कंपनी कहाँ की थी भाई? यूएसए की थी। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1917 में। यह स्थापित हुई थी यूएसए में कब? 1917 में स्थापित हुई थी। लेकिन इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी टेक्सास में। मुख्यालय कहाँ है इसका भैया? टेक्सास में। स्थापना 1917। ठीक, मुख्यालय भैया कहाँ पर इसका? टेक्सास में। कहाँ पर? टेक्सास में। बात क्लियर हुई? उस समय इसके प्रमुख, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? इसके प्रमुख कौन थे? उनका नाम था पैट्रिक ई गॉडसाक। क्या नाम था? या आप सिर्फ इतना याद रखिएगा भैया, गॉडसाक। इनका नाम था पैट्रिक ई गॉडसाक। पैट्रिक ई गॉडसाक इनका पूरा नाम था, तो आप गॉडसाक नाम याद रखिएगा। ठीक है, उत्पाद किसका करते थे? ये जब स्थापित हुई तो उत्पादन किसका करती थी ये कंपनी? ये किसका उत्पादन करती थी भैया? ये करती थी किसका? हमने कहा जो बैटरी होती है ना, बैटरी, रसायन, एथिलीन,
और एथिलीन यौगिक। जो शुष्क बैटरी होती ना भैया, बैटरी, एथिलीन, ठीक, और इसी के एथिलीन के जो अन्य यौगिक होते हैं उनका निर्माण करती थी ये कंपनी। लेकिन धीरे धीरे इसने भैया, हमने कहा, कीटनाशक दवाइयों का भी उत्पादन शुरू कर दिया, ठीक, कीटनाशक गैसों का उत्पादन करना शुरू कर दिया, इसीलिए ऐसा हुआ। अब भारत में स्थापना की बात की जाए तो इस कंपनी की स्थापना ये करती क्या थी भैया, इथेन और प्रोपेन से मिलाकर इथिलीन बनाने का काम शुरू किया था सबसे पहले इसने। अगर पूछा जाए कि इस कंपनी ने सबसे पहले किसका काम शुरू किया था, तो हमने कहा किसका काम शुरू किया था इसने, इथेन और प्रोपेन से, इथेन प्लस प्रोपेन से इसने कौन सा काम शुरू किया था भैया, एथिलीन बनाने का काम शुरू किया था, ठीक, प्रोपेन से क्या बनाने का काम शुरू किया था भैया, एथिलीन बनाने का काम इसने शुरू किया था, ठीक। चलिए इतना हुआ, आगे बात की जाए। अब हमसे पूछेगा कि ये भारत में कंपनी कब स्थापित हुई थी, तो हमने कहा इथेन और प्रोपेन से एथिलीन बनाने का काम शुरू किसने किया था, इस कंपनी ने। अगला हमसे पूछे भैया कि भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1934 में। कब, उसमें ब्रिटिश शासन था भारत में, 1934 में ब्रिटिश शासन था 1934 में। उसी समय इस कंपनी की स्थापना भारत में हुई और किस नाम से हुई थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। 1934 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम से, इंडिया लिमिटेड नाम से, ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। और इसके उस समय कितने प्लांट लगाए गए भैया, धीरे धीरे करके पूरे भारत में इसके कितने प्लांट लगाए गए, 14 प्लांट लगाए गए। कितने प्लांट लगाए गए भैया भारत में, 14 प्लांट लगाए गए, ठीक है, 14 प्लांट लगाए गए भारत में धीरे धीरे करके। जो बैटरी, कार्बन प्रोडक्ट्स है ना, बिल्डिंग उपकरण, इन सब का उत्पादन कर रही थी। बैटरी, कार्बन उपकरण, बिल्डिंग उपकरण, इन सब का उत्पादन कर रही थी कौन सी कंपनी, यूनियन कार्बाइड कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। अब हो सकता है ये पूछ ले भैया कि कौन सा टैंक था, टैंक नंबर था कितना जिसमें भैया ये कांड हुआ था, जिसकी वजह से भोपाल गैस त्रासदी हो गई। तो टैंक नंबर था कितना, टैंक नंबर था 610। टैंक नंबर कौन सा था भैया, 610 टैंक नंबर था। ये घटना है कब, 2 से 3 दिसंबर की। तो आइए हम उसको भी जानते हैं। तो 2 से 3 दिसंबर की रात्रि में एक भारतीय कर्मचारी ने टैंक नंबर 610 में कमियां देखी। टैंक नंबर 610 में उसने कमियां देखी और इस चीज़ से जो वहाँ के अध्यक्ष थे, जो वहाँ के ब्रिटिश कर्मचारी थे, जो वहाँ के अमेरिकन कर्मचारी थे, उनको अवेयर करवाया कि ये चीज़ यहाँ पर कमी है 610 टैंक में। और कमी क्या थी भैया, इसमें होता क्या था कि जैसे मात्रा होती ना, कितना इसमें भरा जाएगा, इसमें इतनी मात्रा होती है कितना भरा जाएगा। हुआ क्या था भैया कि मात्रा से अधिक MIC गैस इस टैंक में मात्रा से अधिक फिलअप कर दी गई थी, भर दी गई थी। और टेम्परेचर कितना था, है ना, जो नियमित रूप से ज़्यादा MIC गैस इसमें भरी गई थी। और टेम्परेचर उसका कितना होना चाहिए, तो इस टैंक में हमने कहा कि ज़्यादा MIC भर दी गई थी, MIC गैस की मात्रा ज़्यादा थी। और टेम्परेचर होना कितना चाहिए, 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, होना था। लेकिन उस समय कितना था, जब कर्मचारी ने देखा 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब ये देखा गया, हमने कहा ज़्यादा मात्रा में MIC गैस भर दी गई थी। अब एक टैंक में जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा भर दी गई थी 610 में। टेम्परेचर 4.5 होना चाहिए और उस समय था कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। कर्मचारियों ने कोई सीरियसली मामला नहीं लिया इसको। उन्होंने कहा चलो ठीक है, देख लेंगे, बहुत बड़ी कमी नहीं, देख लेंगे, सुधार देंगे, जो वहाँ के इंजीनियर्स लोग थे। अब धीरे धीरे हुआ क्या भैया, रात्रि में 2 से 3 दिसंबर की रात्रि को, 3 दिसंबर को टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगा इसका। और टेम्परेचर कितना बढ़ गया, टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कितना हो गया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण ही 30 मेट्रिक टन से ज़्यादा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया टेम्परेचर। और
गैस का रिसाव कितना हुआ? 30 मीट्रिक टन से ज़्यादा गैस का रिसाव हुआ, ज़्यादा गैस का रिसाव हुआ। ठीक, और गैस है कैसी भैया? जहरीली गैस थी। कैसी गैस थी? जहरीली गैस थी। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आए भी? जल्दी कमेंट करके बताइए कि टैंक नंबर 610 था, MIC गैस की मात्रा ज़्यादा भर दी गई थी, टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन था कितना? 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। धीरे धीरे 3 दिसंबर को यह टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और गैस का रिसाव हुआ, और कितना? 30 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा गैस का रिसाव हुआ। और अगर पूछा जाए भैया कहाँ पर, तो भोपाल के दक्षिण पूर्व दिशा में, सबसे अधिक प्रभावित उसी तरफ, दक्षिण पूर्व। अगर पूछा जाए कि इस गैस से भोपाल का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक प्रभावित हुआ, तो दक्षिण पूर्व हिस्सा सर्वाधिक प्रभावित हुआ। इतनी बात समझ में आई? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अब कुछ और बात करते हैं भैया इनके बचाव के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए जो लोग प्रभावित थे, और प्रभाव कैसे पड़ा। अंधापन, विकलांगता, बांझपन, ये सब उत्पन्न होने लगा, और उसका कहीं न कहीं प्रभाव आज भी दिखाई देता है। ठीक है, कहीं उस क्षेत्र में आज भी बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, तो विकलांगता, अंधापन, बहरापन, बांझपन, इस गैस से ये सब क्रियाएं वहाँ पर होने लगी, जिसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। 1988 में भोपाल मेमोरियल अस्पताल और रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। इन्हीं लोगों की देखरेख के लिए 1988 में क्या स्थापित हुआ भैया? भोपाल मेमोरियल अस्पताल और रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। ठीक है, कब हुई थी भैया? 1988 में की गई। इतनी बात समझ में आई। और गिरफ्तारी पूछे भैया तो वारेन जो एंडरसन थे, उनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? 7 दिसंबर 1984 को। 7 दिसंबर 1984 को गिरफ्तारी किसकी हुई थी? जेम्स एंडरसन की। ठीक है, एंडरसन की गिरफ्तारी। ठीक, जल्दी से नोट करिएगा ये पॉइंट, जल्दी से पॉइंट नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या भैया कि अगर पूछा जाए कि इसे लाइसेंस कब मिला था, जो कंपनी थी MIC, इसे लाइसेंस कब दिया गया था? तो 1975 में। कब दिया गया था भाई? 1975 में। कंपनी तो 34 में स्थापित हुई थी, लेकिन 1969 में। कब भैया? 1969 में। UCRL जो भी हमने बताया, इंडियन है ना, यूनियन कार्बाइड इंडिया कंपनी जो हमने बताया ना भैया अभी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये जो कंपनी थी, इसे 1975 में, कब भैया? 1975 में लाइसेंस दिया गया भारत सरकार की तरफ से। तो अगर हमसे पूछे कि इस कंपनी को लाइसेंस कब दिया गया था, तो 1975 में दिया गया था। UCR, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL। ठीक है, UCIL। ठीक है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इसको लाइसेंस कब मिला था? 1975 में लाइसेंस दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। इतनी बातें समझ में? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा भैया, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जी। और 1979 में इस कंपनी ने उत्पादन शुरू किया। क्या शुरू किया? उत्पादन शुरू किया। जल्दी कमेंट करके बताइए। टॉपिक समाप्ति की तरफ है, लगभग टॉपिक समाप्त हो चुका है। जल्दी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि भैया इसमें इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। जल्दी कमेंट करिएगा भैया। टॉपिक समझ में आया? MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस त्रासदी, ये बात क्लियर हुई। कंपनी कहाँ की है? ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है? इसके प्रमुख कौन थे जिन्होंने स्थापना की थी इसकी? भारत में इसके प्रमुख कौन थे जब एक गैस त्रासदी हुई थी? उनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? कितने दिनों बाद कितना पैसा लेकर उन्हें छोड़ दिया गया? ठीक है, ठीक।
अब अगर पूछा जाए भैया कि केंद्र सरकार ने किसकी स्थापना की थी, तो 1993 में 1993 में केंद्र सरकार ने भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना की थी। कब भैया? 1993 में, 1993 में भोपाल अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना की गई। चिकित्सा आयोग की स्थापना की गई। एक आयोग था जो कि किसके लिए था भैया? जांच करने के लिए। कौन सा काम सौंपा गया इसे? जांच का काम सौंपा गया। जांच का काम कर रही थी ये आयोग। क्या काम कर रहा था भैया? जांच का काम ये आयोग कर रहा था, ठीक है। अब जांच क्या करता था कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव है, क्या कैसे है ना, ये सारी चीज़ें यही आयोग कर रहा था। तो 1993 में भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा, जो इसके प्रभावों की जानकारी इकट्ठा करने में लगा हुआ था। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये रही बात भैया किसकी? भोपाल गैस त्रासदी की। आज क्लास यहीं तक, लेकिन जाने से पहले हमने कहा था मोटिवेशनल कोई ना कोई कहानी बताएंगे, तो उसके बारे में आप लोग सुनते चलिएगा, फिर जाइएगा, ठीक। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, बार बार कहते हैं। देखिए हुआ क्या कि एक बार जैसे होता नहीं कि एक बच्चा था, पढ़ाई कर रहा था, तो उसके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो करता क्या था कि पढ़ाई उसने छोड़ दी। कुछ समय बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और एक किराने की दुकान पर उसने काम करना शुरू कर दिया। अब घर की स्थिति इस तरह से थी कि पढ़ाई आगे नहीं कर सकता था, तो उसने किराने की दुकान पर क्या करना शुरू कर दिया? काम करना शुरू कर दिया। उसकी शादी उदी भी हो चुकी थी, शादी विवाह भी हो चुका था पहले ही। पढ़ने का मन बहुत था लेकिन नहीं पढ़ सका, मेहनती बहुत था। अब किराने की दुकान पर उसने काम करना शुरू किया, बहुत मेहनती था, दिन भर मेहनत करता, इतना मेहनत करता कि किराने की दुकान का मालिक देखकर बड़ा खुश होता, अरे ये तो बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छा आदमी हमको मिल गया, बड़ा मेहनती आदमी है ना। अब एक दिन हुआ क्या कि कुछ समय तक उसने उसके यहाँ काम किया। अब एक दिन उसने बिना मालिक को बताए दुकान पे वो आया ही नहीं, बंक कर दिया, वो नहीं आया दुकान पर। अब दुकानदार बड़ा परेशान कि क्या हो गया, हमसे कोई कमी हो गई क्या, वो बिना बताए आज आया नहीं क्या, कहाँ चला, कहीं चला गया क्या, कोई बात हो गई क्या। तो उसने सोचा चलिए क्या करते हैं, इसकी सैलरी, इसकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। अगले दिन जब वो कर्मचारी गया फिर वो आदमी जब अगले दिन गया दुकान पर काम करने, तो उसने कहा ज़रा सुनो इधर आओ, अगले महीने से तुमको बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी, अगले महीने से तुमको बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी। अब उसने बस सुन लिया, ना ही वो हंसा, ना ही कोई रिएक्शन दिया, मतलब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर अपने काम में लग गया, फिर उसी मेहनत के साथ काम करता रहा, करने लगा। फिर 1-2 महीने काम किया, फिर एक दिन ऐसे ही बिना बताए नहीं आया दुकान पर। फिर दुकानदार ने सोचा कि आज कौन सी कमी रह गई। दुकानदार ने कहा हमें लगता है कि इसका वेतन बढ़ा दिया, इसीलिए इसको ज़्यादा चर्बी चढ़ गई, अब इसका वेतन क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो उसका वेतन कम कर दिया। अगले दिन जब फिर आया वो, तो गुस्से में दुकानदार बिल्कुल गुस्से में उसको बुलाया, जरा इधर आओ, तुम्हारा वेतन कम कर दिया हमने, तुम बिना बताए गायब हो जाते हो, हम पिछली बार बढ़ा दिए थे, तुमको लगा फिर बढ़ा देंगे, हम इस बार तुम्हारा वेतन कम कर दिया। अगले महीने से फिर उसको कम वेतन मिला, जो बढ़ा हुआ मिला था कम मिलने लगा, जैसे पहले मिला था उसे फिर मिलने लगा। फिर इसका कोई रिएक्शन नहीं, ना ही वो दुख जताया, ना ही परेशान हुआ, फिर काम में लग गया। दुकानदार बड़ा परेशान कि वेतन बढ़ाए तब भी इसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं, ना तो खुश हुआ, और जब कम कर दिए तब दुखी भी नहीं हुआ। उसको दुकानदार ने अपने पास बुलाया कि जरा भाई इधर आओ, जरा मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारा वेतन हमने बढ़ाया था तब ना तो तुम खुश हुए, और जब कम किया ना तो तुम दुखी हुए, कारण क्या है इसका? तो उस आदमी ने बताया कि मालिक, जब पहली बार आपने मेरा वेतन बढ़ाया था तो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, मुझे बेटा हुआ था, तो मुझे ये लगा कि ये बेटे के भाग्य से आपने, या बेटे का हिस्सा आपने देना शुरू कर दिया, ये ऊपर वाले ने बेटे का हिस्सा दिलाना शुरू कर दिया मुझे, इसलिए मैं खुश नहीं हुआ। कि अगली बार जब मैं नहीं आया था तो मेरी माता जी गुजर गई थी, तब आपने वेतन कम कर दिया, तो मैंने ये सोचकर दुख नहीं जताया कि आपने मेरी माँ का हिस्सा मुझसे काट लिया, कि जो खर्चा अपनी माँ के ऊपर कर रहा था वो आपने काट लिया, इसलिए मैं दुखी नहीं हुआ। दुकानदार उसको गले से लगा लिया, रोने लगा। कहा तुम जैसे अगर मेहनती और समझदार व्यक्ति इस दुनिया में हो तो कभी कोई परेशानी किसी के ऊपर आ ही नहीं सकती है। तो विपरीत परिस्थितियां सबके ऊपर आती हैं, डिपेंड ये करता है कि हम उनको फेस कैसे करते हैं, उनको कैसे झेलते हैं।
तो कभी भी मुसीबत में घबराएं ना, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें और अपनी सबसे बड़ी बात, अपने आप को खुश रखने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमने बताया भी है, हवा की तरह होती हैं मुसीबतें, कितनी भी खिड़की बंद कर लो ये अंदर आ ही जाती हैं। आज क्लास यहीं तक। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।